आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के सेशन का। नाम दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बलबन ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या मुबारक खिलजी ने किया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था? तो सबसे पहले हम लोग एक काम करने वाले हैं, इन लोगों के शासन क्रम की ही चर्चा कर लेते हैं। बलबन 1265 से लेकर 87, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, और मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320, और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 51 तक। इन सभी में एकमात्र व्यक्ति था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, वो था मुबारक खिलजी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, अपने आप को इसने खलीफा घोषित किया था। इसकी बात बड़ी अजीब थी, ये कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में चला जाया करता था, और कभी कभी नग्न स्त्रियों को भी साथ लेकर चला जाया करता था। बड़ा अजीब इंसान था, अलाउद्दीन के घर में घटिया इंसान पैदा हो गया था। क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, कहा कौन खलीफा? मैं ही खलीफा हूं, किसी की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, या चौसा का युद्ध? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध। अब कौन लड़ता है? कन्नौज का युद्ध तो चंदावर का युद्ध भी कहा जाता है। कौन लड़ता है? 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है। कब होता है? 1540 के बीच में। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। किसके? बाबर और मेदिनी राय के विरुद्ध। चौसा का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध आप देखेंगे, चौसा का युद्ध जो होता है ये हुमायूं और शेरशाह के बीच का एक बड़ा ही जबरदस्त युद्ध 1539 का, 1539 का। ठीक है, और फिर इधर तालीकोटा का युद्ध है। तो तालीकोटा का युद्ध इसको कहा जाता है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है, तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। कुल मिलाकर आप देखेंगे, कुल मिलाकर आप इसको देख लेंगे तो आपका क्रम क्या बन जाएगा, यहां मिलान कर लीजिए, 1528, फिर 1539, 1540, फिर 1565। तो आपका उत्तर बनने वाला है 2 4 1 3। जहां भी 2 4 1 3 दिख जाए वही आपका उत्तर है। ये आपका 2 4 1 3 उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहां पर पूछा गया है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप तो सर्वोच्च सेनापति शासक थे, लेकिन राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम गारदी था, तरदी बेग था, हकीम सूर या महमूद लोदी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हकीम कासूर, जो एक अफगानी था। यह राणा प्रताप का सेनापति था, और अकबर का सेनापति जो था वो एक हिंदू राजपूत था। अकबर का सेनापति मान सिंह था, अकबर का सेनापति मान सिंह। कुछ इतिहासकार इसको धर्म युद्ध की संज्ञा देते हैं, जो सर्वथा गलत है, क्योंकि अकबर का सेनापति मुसलमान का सेनापति हिंदू, और हिंदू का सेनापति मुसलमान, धर्म युद्ध हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ राजनीतिक युद्ध था, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक युद्ध था। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, इब्राहिम गारदी की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। इब्राहिम गारदी पहले तो निजाम के यहां रहा करता था, बड़ा बढ़िया तोपची था, लेकिन मराठों ने जब इस पर कब्जा किया निजाम पर, तो इब्राहिम गारदी निजाम की सेना से हटकर मराठों के नेतृत्व में आया, और पानीपत के तृतीय युद्ध में इब्राहिम गारदी ही वह तोपची था जिसने अहमद शाह अब्दाली को हार के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन बात इसी बात पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसके तोप के गोले कम पड़ गए, अन्यथा शायद ही अहमद शाह अब्दाली युद्ध जीत पाते। ठीक, अगला क्वेश्चन, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? बहुत ही आसान सा सवाल है, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो भैया ये महाभारत का अनुवाद है, और इसको लिखा है किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा इसने रजमनामा नाम से क्या किया? रजमनामा नाम से अनुवाद किसका किया? महाभारत का। रामायण का भी अनुवाद इसकी पूरी टीम ने किया था, लेकिन अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का स्वयं अनुवाद किया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, दूसरे पॉइंट पर दिया है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। क्या इनमें से श्रेष्ठ है? तो
तो उत्तर यहां पर हो जाएगा भैया दोनों, क्योंकि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और शक्ति दोनों मिली थी, और अंग्रेजों की सेना, नौसेना जो थी वो बहुत बेहतर थी, इन्हें जल में हराया नहीं जा सकता था। इसी नाते एक कथन कहा गया है कि डुप्ले ने दक्षिण में भारत की चाबी खोजी, असफल रहा, और क्लाइव ने पूर्वी भारत में मतलब बंगाल में खोजा और सफल रहा। इसी कारण ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत को देखते हुए ही सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने कहा था, हम अंग्रेजों को स्थल पर तो हरा सकते हैं लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकते। ठीक, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, यहां पर कुछ विद्रोह दिए गए हैं, इनको एक सूची से दूसरी सूची के साथ मिलान करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। रंपा विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, 1859, 60, 1879, 80, 1860, 63 और 1873 से लेकर 76 तक। इसमें जब भी आप आएंगे बंगाल का नील विद्रोह, जैसे ही आप देखेंगे नील विद्रोह 1559-60 आप सीधे देख सकते हैं। कब देखेंगे? 1559-60 आप यहां एकदम तुरंत सीधे देख सकते हैं। ठीक है, तुरंत आप सीधे यहां पर 1559-60 देख सकते हैं। मिलान कर लीजिए तो बंगाल का नील विद्रोह 3 का 1। अब 3 के 1 में देखिए यहां पर 2 ऑप्शन बचते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, 2 ऑप्शन सही बचते हैं, इन दोनों को काट दीजिए। 50% का चांस आपके पास, अब 50% का चांस। इसके बाद रंपा विद्रोह की बात करेंगे तो रंपा विद्रोह आपका कब शुरू हो रहा है? 1879 से 80 में हुआ। रंपा विद्रोह 1879 से 80 में हुआ। अब फिर से मिलान कर लीजिए 1 का 2। बस इतने से ही आपका उत्तर यहां क्लियर हो गया। अगर दिमाग आपको लगाना है, इसका उत्तर यहां बनने वाला है डी। ठीक, सॉरी, इसका उत्तर क्या बनने वाला है? 1 का 2 और 3 का 1, 1 का 2 और 3 का 1। बस इन दोनों से ही आपका उत्तर यहां पर क्लियर हो गया। पावना का किसान विद्रोह जब आप देखेंगे, पावना का जो किसान विद्रोह है वो आपका होता है 1873 से लेकर 76 तक, और जयंतिया विद्रोह आपको मिलेगा 1860 से 63 तक। जयंतिया स्थान कहां है? गारो खासी जयंतिया हिल्स आप देखेंगे मेघालय में है जयंतिया, तो वहां पर यह विद्रोह हुआ। पावना जो है, पावना बंगाल का एक जिला था, यहां पर किसान विद्रोह हुआ 1873 से लेकर 76 तक। और रंपा विद्रोह आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच की सीमाओं के बीच रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम आता है इसमें। अगला क्वेश्चन, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये बड़ा नया सवाल था, लोगों के मन में बिल्कुल भ्रम आ गया। लाठी क्लब की स्थापना किसने की? जिसने भी बाल गंगाधर तिलक को थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया, तुरंत इनके शिष्यों ने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी, चापेकर बंधुओं ने, और वहीं पर लाठी भी सिखाया जाता था। लाठी क्लब की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति थे? बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी अपने शिष्यों को व्यायाम सिखाने के लिए। ठीक है, व्यायाम सिखाने के साथ साथ लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक, और भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। याद रखिए, नौजवान भारत सभा का गठन किया था। नौजवान भारत सभा का गठन 1926 के आसपास किया था, सभा का गठन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर कुछ संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं को स्थापित करने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। कौन कौन से लोग थे? इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। तो भैया इंडियन एसोसिएशन के स्थापनाकर्ता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा कौन थे संबंधित? पूना सार्वजनिक सभा संबंधित था महादेव गोविंद रानाडे से। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने 1885 में बनाया था। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर, इन लोगों ने मिलकर बनाया था मद्रास महाजन सभा। तो आप मिलान कर लीजिए, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1875-76 के आसपास इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो आपका मिलान हो जाएगा 1 का 2 और 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, किसी और ऑप्शन में नहीं है, सीधा आपका उत्तर बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 का बन जाएगा 4 और 4 का 1, तो आपका उत्तर बन गया ए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह सुमेलित नहीं है। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरेजियो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फुले,
थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां। तो भैया इसमें बी ऑप्शन सही है, मतलब यही असहमत है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बनाया था। किसने बनाया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बनाया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। जबकि ज्योतिबा फुले की संस्था का क्या नाम था? ज्योतिबा फुले की संस्था का नाम आप देखेंगे तो इनकी जो संस्था थी वो पिछड़े वर्ग के समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के समाज के उत्थान के लिए एक सबसे बड़ी संस्था थी, जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। क्या नाम था? सत्य शोधक समाज। पहला व्यक्ति जो पिछड़े वर्ग के लिए सबसे लंबा संघर्ष करता है, सत्य शोधक समाज। इन्होंने पुस्तकें लिखी, इनकी पुस्तकें थी पुराणों का भंडाफोड़, धर्म तृतीय रत्न, पुराणों का भंडाफोड़। और इन्होंने, इनकी एक और बड़ी विशेष किताब है, जिस किताब में इन्होंने प्रश्नोत्तर शैली में, पूरी की पूरी प्रश्नोत्तर शैली में ही नामकरण ऐसा किया है कि लोगों को धार्मिक विवेचना से हटाने का पूरा क्रम इन्होंने दे डाला है। सत्य शोधक समाज के द्वारा उस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में उस पुस्तक का नाम जरूर लिखिए। सत्य शोधक समाज की पुस्तक ज्योतिबा फुले की। और थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट 1875 में, एच.एस. अलकाट और साथ साथ इनके कौन? इनके मैडम हेलेना पेट्रोविना ब्लावत्स्की ने कहा किया, ये मिलान किया था भैया, कहां पर? ये बनाया था न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन, भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व करने की क्षमता दिखाने के नाते सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में किया था। ठीक, तो ये सारी चीजें सब बिल्कुल सही हैं, और जिस पर गलत का निशान लगाए हैं बी, यही आपका उत्तर बन रहा है यहां पर। ठीक है, यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? बताइए भाई, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? बहुत ही विशेष क्वेश्चन है, बहुत ही विशेष क्वेश्चन है। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता में आप देखेंगे कोलिन क्लार्क हैं, विलियम विल्सन हंटर हैं, चार्ल्स एलियट हैं, या विलियम डिग्ली, ये डिग्बी है भैया, ये विलियम डिग्बी है। तो ये जो लोग हैं, ये सरकारी, ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी लोग हैं, और इसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो बड़े इतिहासकार हैं। चार्ल्स एलियट जो है एक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। और इंपीरियल गजेटियर जो संबंधित था, वास्तव में इंपीरियल गजेटियर जो संबंधित है, ये उच्च कोर्ट के शिक्षाविद जो विलियम साहब हैं, विलियम विल्सन हंटर, इनके द्वारा, जिनको डब्ल्यू हंटर कहा जाता है, जिन्होंने इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक लिखा था, सर सैयद अहमद खां के सहयोग में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, इन्होंने पूरी व्यवस्था मुसलमानों के प्रति, इंडियन मुसलमान नामक एक पुस्तक लिखकर जताया था, शिक्षाविद थे। और इनके द्वारा जो है ये इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया 23 खंडों में निकाली गई थी। कितनी? 23 खंडों में निकाली गई थी 1875 से 77 के बीच में, जो सांख्यिकी व्यवस्था से संबंधित थी। तो इंपीरियल गजेटियर कौन? विल्सन हंटर के द्वारा, विलियम विल्सन हंटर के द्वारा निकाला गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े नहीं थे? रशीद अली, शाहनवाज हुसैन, पी के सहगल और बीसी दत्त। तो यहां पर तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा, डी आपका उत्तर होगा, क्योंकि बीसी दत्त जो था, बीसी दत्त का नाम आपको मिलेगा नौसेना विद्रोह में। कहा? शाही नौसेना विद्रोह में मिलेगा। शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 में, नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 में बंबई तट पर इन्होंने जहाज पर लिखा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी कारण इनको बंदी बना लिया गया था। बीसी दत्त के कारण ही क्या हो गया, नाविकों ने नौसेना विद्रोह कर दिया था। और 24 फरवरी 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के सामने सभी सैनिकों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिश सरकार के। ठीक, तो इसका उत्तर आपका क्या बन जाएगा? इसका उत्तर आपका यहां पर बनेगा डी, बीसी दत्त साहब। ठीक, बीसी दत्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। 8 अगस्त 1942 को, बात बिल्कुल सही है।
कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, बिल्कुल सही बात है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, नहीं भाई इसमें अहिंसक आंदोलन यह नहीं था, क्योंकि सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया और जगह जगह बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुई। और इन हिंसक घटनाओं में तमाम ऐसे लोग थे, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीसी गोयनका और तमाम लोगों ने मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। बहुत सारे लोगों ने, महिलाओं ने तो बम, गोला बारूद सब्जी की तरह सर पर रख के सब्जी बेचने के काम में लग गए और लोगों ने गोले बारूद पहुंचाए। तो क्या मिलेगा आपका उत्तर? ये उत्तर मिलेगा आपका सी। यह आंदोलन अहिंसक नहीं था, पूरा हिंसक हो गया था। ठीक, और इसी में अलग अलग क्षेत्रों में 1942 की क्रांति कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र सरकारें तक बन गई थी। बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा, सतारा में वाईबी चौहान के द्वारा, बंगाल के मिदनापुर में भी क्या बन गई थी? विद्युत वाहिनी बन गई थी। आशुतोष कोयला को गोली मार दिया गया था। मातंगिनी हाजरा 60-70 साल की बुढ़िया जिनके ऊपर गोली बरसा दी गई, लेकिन वो मरते दम तक, मरने के बाद भी उन्होंने ध्वज को गिरने नहीं दिया। तो ऐसा ये क्या हो गया था? पूरा खूनी संघर्ष हो गया था। उत्तर आपका बनेगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो भाई, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में मुझे लगता है कि तमाम ऐसे लोग हैं, हर बार लोग गलती कर देते हैं, हर बार लोग गलती कर देते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 कहां दिख रहा है? चलो इसको वर्ष में लिखते हैं, 1940। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स कब आया था? 1942 में आया था। किस लिए? भारतीय नेताओं को सहलाने के लिए कि भैया युद्ध में शामिल हो जाओ तब हम तुमको आजादी देंगे। भारतीयों ने कहा नकारे हो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। 1942 में, ठीक, क्रिप्स मिशन। क्योंकि चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का दबाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ा था कि जापान बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, अगर भारतीय सैनिकों को सम्मिलित नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इस कारण कैबिनेट मंत्री क्रिप्स को, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया कि भारतीय नेताओं को मना लो, लेकिन भारतीय नेता माने नहीं। ठीक, इसके बाद आगे सीआर फार्मूला की बात करेंगे। तो सीआर फार्मूला जो था ये कहाँ है? ये 1944 का था। इसमें भैया गांधी जी से जो सीआर साहब हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ जाएं। गांधी जी तो तैयार थे, लेकिन जिन्ना ने कहा हम नहीं आएंगे, अलग हो गया। और बेबेल योजना आ गया। बेबेल योजना कब का है? तो बेबेल योजना 1945, शिमला समझौता भी कहा जाता है इसको। 1945 में सभी नेताओं को बुलाया गया और अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के नेता की तरफ से गए, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों की तरफ से गए। बेबेल ने प्रस्ताव रखा कि भैया जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद बनेगी भैया, उसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय 2 लोगों के, एक गवर्नर जनरल और एक सेनापति, ये ब्रिटिश होंगे। तब तक जिन्ना ने कहा कि ये जितने लोग होंगे सब मुस्लिम लीग के होंगे। बवाल हो गया और इसी बवाल के बाद ये पूरा असफल हो गया। मिलान कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 40, 42, 44, 45, 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहां दिख रहा है? 2 1 4 3, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखें क्या है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए भाई, ये स्वामी नहीं थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी स्वामी नहीं थे, ये साधु नहीं थे, ये एक बहुत बड़े महात्मा टाइप के आदमी थे। महात्मा टाइप का मतलब क्या है? ये एक विशेष व्यक्ति, कर्तव्य करने वाले व्यक्ति थे। और ये कथन भी इन्हीं का है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। इन्होंने कहा ईश्वर के बारे में सोचने के पास मेरे पास कोई वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। कैसा? आपसी सौहार्द का, जन जागरण का, लोगों के सहयोग का, लोगों को जगाने का। इन्हीं के कारण 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी पास हुआ था। इन्हीं के द्वारा विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। ठीक, विधवा पुनर्विवाह एक्ट। तो उत्तर आपका बन जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, पुनः भारत अभियान या पुनः भारत आगमन होगा? आगमन होगा ये। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो भैया इस प्रश्न में जब आप देखेंगे, इस प्रश्न में जब आप इसका उत्तर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
इलाहाबाद की दो संधियां 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। खैर इलाहाबाद की संधि पर हम यहाँ 1765 लिख देते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल बनाया जाना, मतलब इसको जब गवर्नर जनरल बनाया गया इसको, तो वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया। अब 1773 इसको हम नोट कर सकते हैं, क्या नोट करेंगे 1773। अब बचा क्या, क्लाइव का पुनः भारत आगमन। तो क्लाइव जब भारत आया था तो वो तिथि क्या थी, वो तिथि के रूप में आप देखेंगे ये 1765 के शुरुआती दौर में आया। अब ध्यान दीजिए यहां पर एक गजब की बात ये बन रही है कि क्लाइव आया तब ही संधि हुई। क्लाइव आया 1765 में शुरुआत में, अगस्त से पहले जुलाई में ये आ गया, ये जुलाई में आया और ये घटना अगस्त की है। ठीक है, यहीं पर फंसाया था पेंच, किसने, यहीं पर पेंच फंसाया था आयोग ने। तो उत्तर आपका क्या बनेगा 1764, फिर 73, फिर तो उत्तर आपका यहां पर बन जाएगा सबसे पहले 3 4 1 2, 3 4 1 2। अब यहां देखिए यहां पर किस तरीके से यह मामला गड़बड़ हो रहा है। यह मामला कैसे गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे वो जुलाई 1765 में आता है। ठीक, तो आपका उत्तर फिर से एक बार देखते हैं, 3 हो जाएगा पहले नंबर पर और इसके बाद अच्छा 73 है, सॉरी, इसके बाद आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर। तो आपका 3 1 2 4 उत्तर बनने वाला है। 3 1 2 4 मतलब बी, सॉरी 3 1 2 4 आपका उत्तर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक संधियों की बात आ गई, यहां पर मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इलाहाबाद की संधि, एक्स-ला-सैपल की संधि, ला बोर्दोनेस के द्वारा मद्रास पर अधिकार और डुप्ले की पदच्युति या डुप्ले को कब हटाया गया। ठीक, तो यहां पर आप देखिए आपका जो उत्तर बनेगा, इलाहाबाद की संधि मैंने अभी अभी बताया, इलाहाबाद की संधि कब हो रही है 1765 में हो रही है। इलाहाबाद की संधि 1765 में। एक्स-ला-सैपल की संधि कब हो रही है, एक्स-ला-सैपल की संधि जो है वो हो रही है 1748 में। 1748 में प्रथम आंग्ल और फ्रेंच युद्ध के बाद, ठीक, एक्स-ला-सैपल की संधि हो रही है 1748 में। ला बोर्देने के द्वारा मद्रास पर अधिकार, ला बोर्देने कौन था, ये एक फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, ये फ्रांसीसी गवर्नर था, इसने 1746 में अधिकार किया था। इसी कारण तो युद्ध बढ़ा, इसी कारण तो युद्ध बढ़ा। और डुप्ले की पदच्युति कब हो रही है, अरे भैया ये 1954 नहीं है, क्यों आपने ऐसा टाइप कर दिया है, 1954 कर देंगे तो बवाल हो जाएगा, ये 1754 है। ये क्या है 1754 है। तो आपका उत्तर यहाँ क्या बनने वाला है, 1 का 4 कहां दिख रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में है, चुपचाप बी लगा दीजिए, चुपचाप बी लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जरा देख रहे हैं आप किस तरीके के इतने क्वेश्चन 2016 के री एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन सब मिलान करने वाले और साथ ही साथ क्रम बताने वाले, कालक्रम बताने वाले। तो गांधी इरविन समझौता कब हो रहा है भैया, 5 मार्च 1931 सन में ही लिख दे रहे हैं, 1931। पूना पैक्ट कब हो रहा है, 24 सितंबर 1932, चलिए यही लिख दे रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो रहा है 1930 में। ठीक, और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, ध्यान दीजिए, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा आपको कब मिलेगी, तो पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा आपको सीधे मिल रही है कब भैया, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, इसको जरा ध्यान दीजिए। ये पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा का मतलब 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को जब पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा की जा रही है, वो क्या था 1929 कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या बनने वाला है, आपका उत्तर बनने वाला है 3 4 1 2, कहीं दिख रहा है 3 4 1 2, बिल्कुल सही उत्तर ये है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सहकारिता आंदोलन एम.के. गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जे.एल. नेहरू, सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे। क्या होने वाला है इसका उत्तर, क्या होने वाला है इसका उत्तर बताइए। इसमें आप देखेंगे कि जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था,
इटावा पायलट प्रोजेक्ट, वास्तव में इसकी परिकल्पना 1947 में हुई थी और ये जो है सही सुमेलित पूछा जा रहा है तो कैप्टन अल्बर्ट मायर के नेतृत्व में ही शुरू हुआ था। कब? 1947 के आसपास शुरू हुआ था ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल सही है। बाकी शेष तीनों में कोई मिलान नहीं है। सहकारिता आंदोलन से कहीं दूर दूर तक इन लोगों का कोई जो है सहयोग नहीं। 1947 में प्रोजेक्ट पर विचार हुआ और 1948 में यह प्रभाव में आया था, 1948 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजद्रोह सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम। क्या भैया, ये क्वेश्चन इतना खतरनाक दे दिया था ना, ये इतना खतरनाक दिया था कि सबकी हालत खराब हो गई थी, सबकी हालत खराब हो गई थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो था यही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीन के तीनों तो सुमेलित हैं, ये तीन के तीनों सुमेलित हैं, क्योंकि राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम था वो 1907 में लाया गया था। कब लाया गया था? राजद्रोह सभा अधिनियम 1907 में लाया गया था। इसी नाते ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब तीनों सुमेलित हैं और आपका ए बन जाएगा उत्तर। तो ये थे आज आपके यूपी पीसीएस मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित जो परीक्षाएं होती हैं ARO की परीक्षा का 2016 का री एग्जाम का पैटर्न, और ये हिस्ट्री के रहे आपके क्वेश्चन। आप